नमस्कार। कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पैकेज आ रहा है और आज से वित्त मंत्री उस पैकेज के बारे में जो डिटेल्स हैं उनकी घोषणा करने का काम उन्होंने शुरू किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कई अनाउंसमेंट्स होंगे, अगले 2-3 दिन तक अनाउंसमेंट होते जाएंगे, पर आज एक तरह से अनाउंसमेंट्स का पहला किस्त था। और आज वित्त मंत्री ने खास तौर से स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंटरप्राइजेस के बारे में बात की। और आप जानते हैं कि इसी इलाके में, इसी सेक्टर में काफ़ी तकलीफ हुई है कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद। तो कई घोषणाएं की गई एमएसएमईज के बारे में, कुछ घोषणाएं रियल एस्टेट के बारे में भी हुई, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में भी हुई। तो जो अन्य घोषणाएं का इंतजार सबको है कि गरीबों के लिए क्या किया जा रहा है, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्या किया जा रहा है, और बड़े बड़े रिफॉर्म्स जो आने थे वो कब आएंगे, उनका इंतजार अभी भी जारी है। पर फिलहाल देखते हैं कि वित्त मंत्री ने आज क्या कहा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने देश के एमएसएमई सेक्टर को सहारा देने के लिए बिना गारंटी फ्री लोन देने का ऐलान किया है। इसके तहत 3 लाख करोड़ रुपया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बतौर लोन दिया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे देश की 45 लाख से अधिक औद्योगिक इकाइयों को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि एमएसएमई सेक्टर को उबारने के लिए सरकार 6 बड़े कदम उठाएगी। कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी। और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा और 12 महीने की इस पर छूट रहेगी और 4 वर्ष के लिए उनको ऋण दिया जाएगा। एमएसएमई को और बढ़ावा देने के लिए अब सरकार ने तय किया है कि 200 करोड़ रुपए से कम के टेंडर ग्लोबल प्लेयर्स के लिए नहीं होंगे और इनमें केवल भारतीय ट्रेडर्स ही बिड कर सकेंगे। यानी अब 200 करोड़ रुपए तक के किसी सरकारी टेंडर में घरेलू कंपनियों को ही बिड करने की छूट होगी। सरकार का दावा है कि उसके इस कदम से लोकल को और ज्यादा वोकल बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है कि एमएसएमई सेक्टर्स के ई मार्केट को और बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने इसकी परिभाषा में भी बदलाव किया है। पहले सिर्फ निवेश के आधार पर एमएसएमई की परिभाषा तय की जाती थी, पर अब टर्नओवर के आधार पर भी एमएसएमई की परिभाषा तय की जाएगी। अब 1 करोड़ रुपए के निवेश वाली इकाई को भी सूक्ष्म माना जाएगा। इसी तरह 10 करोड़ के निवेश और 50 करोड़ के टर्नओवर वाले उत्पादन आधारित उद्योग को लघु उद्योग माना जाएगा और अगर टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है तब भी आप माइक्रो यूनिट के अंदर ही आएंगे। इससे इन कंपनीज को, इन उद्योगों को काफी लाभ मिलेगा। इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट थी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा और टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा। जहां तक डेट ऑफ असेसमेंट की बात है, ये भी वर्जित हो रही थी 30 सितंबर 2020 को, इसको भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा 31 दिसंबर 2020 तक। बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया। सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब 15,000 रुपए से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता मिलेगी और सैलरी का 24% सरकार पीएफ में जमा करेगी। इसके लिए सरकार की ओर से 2500 करोड़ रुपए की मदद दी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएफ कंट्रीब्यूशन अगले 3 महीनों के लिए घटाया जा रहा है और ये नियोक्ताओं यानी कंपनियों के लिए लागू होगा। हालांकि सरकारी और पीएसयू को 12% ही देना होगा, लेकिन कर्मचारी 10% ही देंगे। 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, जब कर्मचारी का 12% हिस्सा भी और नियोक्ता जो नौकरी देने वाला है उसका 12% हिस्सा भी भारत सरकार देगी और ये कुल मिलाकर 2500 करोड़ के लगभग का लाभ इनको मिलेगा। कोविड-19 का प्रभाव हमारे
रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ा होगा और इसके लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ये राज्य की सरकारों को और यूटीज़ को एडवाइस भी करेगी कि उनकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो एक प्रावधान करें कि जो रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट है उसको सो मोटो 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए और इसकी जो 25 मार्च तक जो एक्सपायरी डेट थी यानी कि उसको 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए और इसमें कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशंस मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। जो 25 मार्च तक थी उसको वैसे ही 6 महीने तक का आगे विस्तार कर दिया जाए, उसको आगे अवधि को आगे बढ़ा दिया जाए। कांग्रेस ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलानों को नाकाफी बताया है। पार्टी की तरफ से बोलते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सड़कों पर पैदल चल रहे लाखों मजदूरों और किसानों के लिए कुछ भी नहीं था। इसके बाद पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम एमएसएमई को राहत देने का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार के कदम से केवल 45 लाख इकाइयों को मदद मिलेगी, लेकिन बाकियों का क्या होगा। सुरजेवाला बोले कि सरकार की घोषणाओं से 1 रुपया भी सीधा लोगों के पास नहीं जाएगा, तो इसका क्या फायदा। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के महा पैकेज का ऐलान किया है। सुनने में ये काफी अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि पहले ही खस्ता हाल आर्थिक स्थिति में आखिर इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे होगा। इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि असल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फिलहाल 13.5 लाख करोड़ रुपए के ही पैकेज का ऐलान करेंगी। कोरोना संकट के बीच पहले ही 6.44 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान हो चुका है। आइए समझते हैं पूरा गणित। कोरोना संकट के बीच अब तक सरकार ने 6.44 लाख करोड़ रुपए की दी राहत। 27 मार्च को आरबीआई ने किया 3.74 लाख करोड़ की नकदी सिस्टम में लाने का ऐलान। 17 अप्रैल को आरबीआई ने फिर से किया 1 लाख करोड़ की नकदी डालने का ऐलान। गरीब कल्याण योजना के तहत वित्त मंत्री ने किया 1.7 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान। कहां से आएंगे 13.5 लाख करोड़। सरकार ने पहले ही 12 लाख करोड़ कर्ज लेने का किया है ऐलान। पहली छमाही में 6 लाख करोड़ रुपए मार्केट बॉन्ड के रास्ते जुटाएगी सरकार। तेल पर टैक्स बढ़ाने से सरकारी खजाने में 1.4 लाख करोड़ अतिरिक्त आएंगे। रिजर्व बैंक से सरकार तुरंत ही 45,000 करोड़ की मदद लेने की तैयारी में। चालू वित्तीय वर्ष में कितनी आमदनी। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 20,48,680 करोड़। रेवेन्यू रिसिप्ट 17,66,660 करोड़। डायरेक्ट टैक्स 9,57,290 करोड़। इनडायरेक्ट टैक्स 10,91,390 करोड़। सोर्स निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटी रिसर्च। क्या होगा असर। सरकार का राजकोषीय घाटा 5.5 से 6% तक जा सकता है। बजट में सरकार ने राजकोषीय घाटा 3.5% रहने का अनुमान जताया था। पेट्रोल डीजल पर राहत के आसार कम, कीमतों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार के बड़े आर्थिक पैकेज का असर बुधवार को बाजार पर साफ नजर आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रोत्साहन पैकेज के ऐलान से पहले ही बाजार बड़ी तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 637 पॉइंट यानी 2.03% की बढ़त के साथ 32,000 को पार कर गया, तो वहीं निफ्टी भी 187 अंक 2.03% की उछाल के साथ 9,383 पर बंद हुआ। वहीं बुधवार को कारोबार बंद होने के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। मंगलवार को पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज का असर बाजार पर पूरे दिन देखने को मिला। इससे पहले सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने बड़ी बढ़त के साथ कारोबारी दिन की शुरुआत की थी। मंगलवार को पीएम मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया, जिसके तुरंत बाद गृह मंत्रालय ने अहम फैसला लिया है। अब सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ की कैंटीनों और स्टोरों पर सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इसका ऐलान किया, जिसके मुताबिक 1 जून 2020 से देश भर की सभी सीएपीएफ कैंटीनों पर ये आदेश लागू होगा। इन कैंटीनों और स्टोर पर 2800 करोड़ रुपए की खरीदारी होती है। शाह के मुताबिक इसके बाद लगभग 10 लाख सीएपीएफ कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उपयोग करेंगे। शाह ने कहा कि यदि हम स्वदेशी का उपयोग करें तो 5 सालों में ही देश आत्मनिर्भर बन जाएगा।
देश में लॉकडाउन पार्ट 4 की तैयारी हो रही है, लेकिन इस बीच कोरोना के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुधवार को आए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में 24 घंटे में 3525 नए मामले सामने आए, जबकि 122 मरीजों की मौत हो गई, जिससे अब देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 74,281 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2,415 के पार पहुंच चुका है। डराने वाले इन आंकड़ों के बीच राहत वाले आंकड़े भी हैं। देश में अब तक 24,386 लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं। खास बात यह है कि बीते 24 घंटों में 1931 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं, जो एक दिन में ठीक हुए लोगों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में फिलहाल 47,480 एक्टिव केस हैं। देश में अब कोरोना से रिकवरी रेट सुधरकर 32.82% हो गया है। उधर महाराष्ट्र में बदहाली का दौर जारी है। यहाँ अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,427 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 921 तक पहुँच गया है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार कई राज्यों में सर्विलांस का तरीका अपनाने जा रही है, जिसके लिए 21 राज्य के 69 जिलों का चयन हुआ है। इनमें सबसे ज्यादा 9 जिले यूपी के हैं। ICMR के मुताबिक इन जिलों में कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का पता लगाने के लिए एंटीबॉडी जांच की जाएगी। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक एंटीबॉडी किट तैयार की है। इस किट के जरिए करीब 2.5 घंटे में 90 सैंपल की जाँच हो सकती है। इसका इस्तेमाल भी सर्विलांस के लिए हो सकता है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें दिल्ली का नाम नहीं है। यूपी के इन 9 जिलों में होगा सर्विलांस: अमरोहा, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, बरेली, बलरामपुर, मऊ, औरैया, गोंडा और उन्नाव। यूपी के अलावा इन राज्यों के हैं नाम: उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, झारखंड, गुजरात, बिहार, असम, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। देश में जारी लॉकडाउन के बीच हर दिन प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक कहानियां सामने आ रही है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के सतना जिले की महिला मजदूर की। वो अपने पति और साथियों के साथ महाराष्ट्र के नासिक से सतना के लिए पैदल चली थी। वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, लिहाजा 70 किलोमीटर चलने के बाद ही उसे लेबर पेन शुरू हो गया। इसके बाद जैसे तैसे सड़क किनारे ही साथी महिलाओं की मदद से उसने बच्चे को जन्म दिया। कोई मदद नहीं मिलने की सूरत में 2 घंटे आराम करने के बाद दंपत्ति नवजात बच्चे को गोद में लेकर आगे चल पड़ा। करीब 170 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बिजासन बॉर्डर पर उन्हें मदद मिली। जिला कलेक्टर अजय कटेसरिया के निर्देश से उन्हें 10,000 रुपए की आर्थिक मदद और राशन सामग्री दी गई। प्रशासन ने महिला और उसके बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। चीन के वुहान में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद शहर की पूरी आबादी की कोविड-19 जांच कराने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 करोड़ 10 लाख की आबादी वाले शहर में सभी निवासियों पर न्यूक्लिक एसिड परीक्षण करने का आदेश दिया गया है। चीन की आधिकारिक मीडिया ने मंगलवार को बताया कि एक आवासीय समुदाय में 6 नए कोरोना वायरस मामलों के सामने आने के बाद शहर ने अपने सभी निवासियों का परीक्षण करने के लिए 10 दिन की योजना तैयार की है। कोरोना वायरस के केंद्र रहे वुहान में 76 दिन तक चला लॉकडाउन 8 अप्रैल को खत्म कर दिया गया था। तब से संक्रमण के कई मामले सामने आ चुके हैं। वुहान में कुल 3,869 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।